हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है हर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। जब आप लोग बीए सेकंड सेमेस्टर में होते हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपके पेपर का नाम होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। और आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ इसका पूरा का पूरा महा मैराथन क्लास आपके एग्जाम के लिए, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो इस बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और विशेषता लिखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पेपर का नाम ही समष्टि अर्थशास्त्र है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसका अर्थ, उसकी विशेषता या उसकी विषय वस्तु एग्जाम में ज़रूर पूछता है और वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पूरा महासंग्राम क्लास ज़रूर देखिएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे हर यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ रिटन पेपर होता है। और जिन बच्चों का एमसीक्यू बेस्ड पर पेपर होता है तो उनके लिए भी आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि एमसीक्यूज भी यहीं से बनकर के आते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन करती है। आप लोगों ने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या है, एक इकाई का अध्ययन करती है, एक छोटी सी इकाई का अध्ययन करती है। लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। इसमें राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, रोजगार का स्तर, मुद्रास्फीति यानी जो महंगाई होती है और जो आर्थिक विकास है, इन सब विषयों का विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है इसको विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो जॉन मेनार्ड कीन्स महोदय का है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सिद्धांत को विकसित किया समष्टि अर्थशास्त्र में। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में अपना आंसर लिखना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। विशेषता है यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। विशेषता में देखिए, आपका पहला है समग्र दृष्टिकोण, यानी इसमें व्यक्तिगत इकाइयों के बजाय पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। यानी इसमें एक छोटी छोटी इकाई का अध्ययन नहीं होता व्यष्टि अर्थशास्त्र की तरह, बल्कि समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था के हर एक पहलू का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी विशेषता है वृहद आर्थिक तत्व, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल मांग और कुल आपूर्ति पर ध्यान दिया जाता है। अब देखिए तीसरी विशेषता क्या है। तीसरी विशेषता आपका है, देखिए, नीति निर्माण में सहायक, यानी सरकार को आर्थिक नीतियां बनाने में भी मदद मिलती है समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से। चौथी विशेषता है आर्थिक स्थिरता, यानी महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रण करने में समष्टि अर्थशास्त्र सहायक होता है। पांचवी विशेषता है दीर्घकालिक विकास, यानी देश की आर्थिक प्रगति और विकास को समझने में ये उपयोगी होता है। इस प्रकार देखिए समष्टि अर्थशास्त्र देश की आर्थिक स्थिति को समझने और सुधारने का महत्वपूर्ण साधन होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। चलिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपसे जरूर पूछेगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार रिपीट होने वाले हैं। वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। सकल घरेलू उत्पाद आपसे ज़रूर पूछेगा। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी जो अंतिम वस्तु और सेवाएं हैं, कुल मूल्य को कहते हैं जीडीपी। यह देश की आर्थिक स्थिति और विकास का प्रमुख मापक होता है। देखिए, जीडीपी में केवल अंतिम वस्तुएं ही शामिल होती हैं ताकि जो दोहरी गणना है उससे बचा जा सके। इसे मापने के तीन प्रमुख तरीके होते हैं, पहला तो उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि और तीसरा व्यय विधि। जीडीपी बढ़ने का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, जबकि इसमें जब गिरावट आती है तो आर्थिक मंदी का संकेत देती है। यानी जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो मतलब है कि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है,
लेकिन अगर जीडीपी में गिरावट आ रही है तो ये आर्थिक मंदी का संकेत देती है। इसीलिए जीडीपी नीति निर्माण और आर्थिक योजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चलिए, आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत आय क्या है, यानी कि पर्सनल इनकम क्या है। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने पिछले 4-5 सालों के पेपर को देखने के बाद ही आज का ये महा मैराथन क्लास आपके लिए तैयार किया है, जिसमें वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपके लिए रखा है जो इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए, व्यक्तिगत आय क्या है, ये पर्सनल इनकम है वह, यानी कि व्यक्तिगत आय वह कुल आय होती है जो किसी देश के व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि यानी कि 1 वर्ष में प्राप्त होती है। अब चाहे वो आय उत्पादन में भाग लेकर मिली हो या बिना काम किए, जैसे कि पेंशन या अनुदान आदि। जो व्यक्तिगत आय होती है उसमें मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ के साथ साथ हस्तांतरण भुगतान भी शामिल होते हैं। व्यक्तिगत आय से ही ये पता चलता है कि लोगों के पास खर्च करने और बचत करने के लिए कितनी आय उपलब्ध है। यह देश के जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण संकेतक होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनियोग फलन यानी इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विनियोग फलन व आर्थिक संबंध है जो निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और उसके निर्धारक कारकों के बीच संबंध को दर्शाता है। सामान्यतः यह ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट और निवेश के बीच संबंध को बताता है। इसका अर्थ है निवेश ब्याज दर पर निर्भर करता है, यानी इसका क्या अर्थ है, निवेश ब्याज दर पर निर्भर करता है। जब ब्याज दर कम होती है तो निवेश बढ़ता है और जब ब्याज दर अधिक होती है तो निवेश, देखिए, जब ब्याज दर कम होती है तो निवेश बढ़ता है और जब ब्याज दर अधिक होती है तो निवेश घटता है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं विनियोग फलन की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि विशेषताएं भी एग्जाम में पूछता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी पहली विशेषता है कि यह विपरीत संबंध दिखाता है। दूसरी विशेषता है कि निवेश जो है भविष्य के लाभ की अपेक्षा पर आधारित होता है। और विनियोग फलन की तीसरी विशेषता है कि यह अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। आपका अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय वह कुल आय है जो किसी देश के सभी नागरिकों द्वारा एक निश्चित अवधि, आमतौर पर जो 1 वर्ष की अवधि होती है उसमें अर्जित की जाती है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त सभी आय जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ सभी शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह देश की कुल आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न आय का योग होता है, यानी देश के अंदर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां की गई उन सभी से उत्पन्न जो आय है उन सभी का योग राष्ट्रीय आय होता है। राष्ट्रीय आय से देश की आर्थिक स्थिति, विकास स्तर और लोगों के जीवन स्तर का आकलन किया जाता है। यह आर्थिक योजना और नीतियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। तो देखिए, हरित लेखांकन वह प्रक्रिया होती है जिसमें राष्ट्रीय आय की गणना करते समय पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है, पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, उनके क्षय और पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले नुकसान को भी शामिल किया जाता है। तो जिस लेखांकन में पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए, प्राकृतिक संसाधनों का कितना उपयोग हुआ, कितना क्षय नुकसान हुआ और पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले जो नुकसान होते हैं उन सभी को हरित लेखांकन में शामिल किया जाता है। सामान्य राष्ट्रीय आय में पर्यावरणीय हानि को नहीं जोड़ा जाता, लेकिन हरित लेखांकन में इन नुकसानों को भी घटाकर वास्तविक आर्थिक विकास का आकलन किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना, ताकि विकास टिकाऊ हो सके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से क्या अभिप्राय है। मुद्रास्फीति से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि से है। यानी कि जब वस्तु और सेवाओं की जो मूल्य होते हैं वो बढ़ने लगते हैं लगातार, किसी भी वस्तु या सेवा का जब मूल्य बढ़ने लगता है तो उसको इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति कहते हैं। जब महंगाई बढ़ती है और पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है, यानी कि पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो घट जाती है और वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी एक ही राशि से कम वस्तुएं खरीदी जा सकती है। यानी कि अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये में कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ टाइम बाद उस वस्तु का मूल्य 150 हो जाए, 150 हो जाए, तो आप उसको 100 रुपये में नहीं खरीद सकते। उसको खरीदने के लिए आपको 50 रुपया और चाहिए, यानी कि पूरा 150 रुपया चाहिए आपको, तब आप उस वस्तु को खरीद पाएंगे। तो आपके 100 रुपये की जो वस्तु थी अब 150 की हो गई, तो 100 रुपये था जो उस वस्तु का परचेजिंग पावर घट गया ना, 100 रुपये की परचेजिंग पावर घट गई। जो चीज़ वो 100 रुपये में आप खरीदते थे अब उसको आप 150 में खरीदेंगे। तो वस्तु का मूल्य बढ़ना और परचेजिंग पावर घट जाना ही क्या है, मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति के कारणों में मांग का बढ़ना होता है। यानी कि मांग अगर बढ़ती है तो देखो, जब किसी भी वस्तु की मांग बढ़ती है तो रेट बढ़ जाता है, या उत्पादन में अगर कमी होती है तो भी वस्तु का रेट बढ़ा दिया जाता है, या अगर किसी वस्तु की लागत में वृद्धि हो जाती है तो भी वस्तु की रेट बढ़ जाती है, क्योंकि जब लागत बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा। इस प्रकार मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण स्थिति है जो लोगों के जीवन स्तर और खर्च करने की क्षमता को प्रभावित करती है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। ये एग्जाम में ज़रूर पूछता है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में पूरी अर्थव्यवस्था के व्यापक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों के बजाय समग्र आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि इसकी मुख्य विषय वस्तु में पहला आता है राष्ट्रीय आय, यानी कुल देश की कुल आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। रोजगार का स्तर यानी बेरोजगारी और पूर्ण रोजगार की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, और मुद्रास्फीति का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये सब क्या है, इसकी विषय वस्तु है। समष्टि अर्थशास्त्र का चौथा विषय वस्तु है आर्थिक विकास, यानी देश की प्रगति और वृद्धि दर का भी अध्ययन इसमें करते हैं। तो ये भी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। उसके अलावा देखिए, पांचवा है कुल मांग और कुल आपूर्ति, यानी कि अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति का संतुलन, इन सब चीज़ों का भी अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। आर्थिक नीतियों में आपका हो जाएगा सरकार की राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, आपके पेपर का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र, लेकिन आपसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में भी पूछेगा, और एग्जाम में समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर भी पूछेगा। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपका इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। चलिए देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, वो अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता के बारे में, उत्पादक के बारे में, फर्म और बाजार के बारे में अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये समझा जाता है कि व्यक्ति और संस्थाएं सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करती हैं और वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि मांग और आपूर्ति, कितनी मांग है और कितना सप्लाई हो रहा है, कीमत का निर्धारण कैसे हो रहा है, उपभोक्ता का व्यवहार आदि व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपसे ज़रूर पूछेगा, क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट में मैंने आपके लिए आंसर तैयार किया है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर के लिए। आप उत्तर डाल के पहले हेडिंग डालेंगे समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, फिर पहली हेडिंग डालेंगे अर्थ, और अर्थ में एक तरफ डालेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक तरफ समष्टि अर्थशास्त्र।
व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ में लिखेंगे कि ये व्यक्तिगत इकाइयों यानी उपभोक्ता फर्म का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में लिखेंगे ये पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो पहला अंतर का आधार हो गया। दूसरा अंतर का आधार है क्षेत्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है मांग, आपूर्ति और कीमत का निर्धारण। और समष्टि अर्थशास्त्र का देखिए इस क्षेत्र है राष्ट्रीय आय, रोजगार और मुद्रास्फीति। तीसरा अंतर है दृष्टिकोण, यानी कि इसमें समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण देखो। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण छोटा होता है, छोटा, जबकि समष्टि का क्या होता है, बड़ा होता है, व्यापक होता है। ठीक है, बड़ा होता है। चलो अगला है उद्देश्य, यानी कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है संसाधनों का सही उपयोग और कीमत निर्धारण के बारे में इसका उद्देश्य है। और समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य है आर्थिक विकास और स्थिरता को बनाए रखना। पांचवा उदाहरण आप लिख देंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है किसी एक वस्तु की कीमत तय होना, और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है देश की कुल आय तथा बेरोजगारी का अध्ययन करना। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चक्रीय प्रवाह का अर्थ क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार एग्जाम में आपके रिपीट हो चुका है। चक्रीय प्रवाह क्या होता है। देखिए, चक्रीय प्रवाह का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में आय और व्यय के लगातार घूमने से, यानी कि इनकम भी हो रही है, एक तरफ से खर्च भी हो रहा है। कोई भी इंसान जब कमाता है तो खर्च भी करता है, तो वही आय और व्यय में लगातार घूमना जो है वो चक्रीय प्रवाह है। इसमें परिवार और उत्पादन इकाइयां के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। परिवार उत्पादन के साथ साथ जैसे श्रम प्रदान करते हैं, परिवार उत्पादन के साथ क्या होता है, बदले में उन्हें मजदूरी मिलती है, फिर वे उसी आय से वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं, जिससे फर्मों को आय प्राप्त होती है। देखो, हर व्यक्ति जॉब करता है या कोई उत्पादन करता है तो उससे क्या है, उसको अगर कोई व्यक्ति उत्पादन कर रहा है फिर उसको बेचता है तो फिर क्या, उसको इनकम मिलती है, फिर उसका अपने घरेलू जो पैसा कमाता है उसका अपने घरेलू कामकाज में भी उसको प्रयोग करता है। और अगर कोई व्यक्ति कहीं जॉब करता है, कोई काम करता है, कोई मजदूरी करता है तो उसको पैसे मिलते हैं, उसको आय मिलती है। तो वो कमा रहा है कुछ तो अपने परिवार पे खर्च करेगा, तो क्या वो कहाँ पर चली जाती है, फिर वो आय फर्मों को प्राप्त होती है, दुकानदारों को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आय व्यय का जो चक्र चलता है उसी को क्या कहते हैं, चक्रीय प्रवाह। इस प्रकार आय और व्यय का निरंतर चक्र चलता रहता है, जिसे चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खुली अर्थव्यवस्था, यानी ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देखिए, खुली अर्थव्यवस्था जिसको ओपन इकोनॉमी कहते हैं, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं और पूंजी का आदान प्रदान होता है। इसमें आयात और निर्यात दोनों शामिल होते हैं तथा विदेशी निवेश की भी अनुमति होती है। खुली अर्थव्यवस्था में जो देश होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेता है, जिससे आर्थिक विकास के अवसर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है क्योंकि यह अन्य देशों के साथ व्यापार और निवेश करता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समग्र मांग फलन क्या है। ये भी आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समग्र मांग फलन अर्थव्यवस्था में कुल मांग और आय के स्तर के बीच संबंध को दर्शाता है। ये बताता है कि किसी देश में लोग जो हैं, सरकार और व्यवसाय मिलकर कितनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं। जब लोगों की आय बढ़ती है तो उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ती है और वे अधिक खर्च करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति अगर महीने का 10,000 कमा रहा है तो वो सोचेगा कि वो महीने का 7,000 ही खर्चा करे, 3,000 सेविंग कर ले, ठीक है। और जब उसकी आय 15,000 अगर हो जाए, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, उसकी इनकम बढ़ जाएगी, तो वो सोचेगा चलो महीने का 10,000 खर्चा करूँ, 5,000 सेव करूँगा। मैं ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि मतलब व्यक्ति जितना कमाता है उस हिसाब से खर्च करता है। आय बढ़ती है तो उसका खर्च भी बढ़ता है, मतलब हर इंसान की जब आय बढ़ती है तो उसका खर्च भी बढ़ता है। तो देखिए, जब आय बढ़ती है तो क्रय शक्ति बढ़ती है और अधिक खर्च करते हैं, जिससे कुल मांग में वृद्धि होती है। समग्र मांग में उपभोक्ता, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात शामिल होते हैं। ये फलन अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने, आर्थिक नीतियां बनाने और विकास को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, व्यापार चक्र को परिभाषित कीजिए। ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्यापार चक्र, जिसको इंग्लिश में बिजनेस साइकिल कहते हैं, अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन, आय, रोजगार और निवेश में समय समय पर होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। इसमें मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला है विस्तार, फिर है शिखर, फिर है मंदी, फिर है अवसाद। विस्तार यानी उत्पादन और रोजगार बढ़ता है, और दूसरी अवस्था है अर्थव्यवस्था अपने उच्चतम स्तर पर होती है। इसकी तीसरी अवस्था है कि आर्थिक गतिविधियां घटने लगती हैं, और चौथी है बहुत अधिक गिरावट होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। और इकोनॉमिक्स के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, महामैराथन क्लास, को करिकुलर, सब कुछ लगातार हम अपलोड कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाले हर सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई करते रहे, एग्जाम की तैयारी करते रहे। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।